नमस्कार। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, जहां लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके लक्षणों में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आइए आज इन्हीं कुछ विशेष बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर अविनाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लक्षणों की बात करें तो पिछले साल जो लक्षण थे, सर्दी खांसी आम लक्षण थे, लेकिन अभी लक्षणों में बहुत सा परिवर्तन आ गया है। कभी भी कोई भी बॉडी में सूजन आ जा रही है तो भी कोविड हो जा रहा है, शरीर दर्द हो रहा है तब भी कोविड पॉजिटिव लोग हो जा रहे हैं। तो इस लक्षणों के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले कोरोना के सिर्फ 3 लक्षण थे, स्मेल चला जाना, टेस्ट ना आना, कफ, कोल्ड, ये जी। अभी उनमें बहुत सारे लक्षण ऐड हो चुके हैं, जैसे वीकनेस, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस जी। और फीवर, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, बॉडी में शिवरिंग हो रही है। तो सारे लक्षण लगभग ऐड होते जा रहे हैं जो और बीमारियों के भी थे जी। ये जो नए स्ट्रेन में है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि और भी लक्षण ऐड होते जा रहे हैं, तो उससे शरीर के किन किन ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा खतरा हो जा रहा है? ऑर्गन्स, हार्ट को भी है जी। किडनी पे भी असर कर रहा है, लंग्स पे तो ये असर करता ही था, बाकी भी मल्टी ऑर्गन पे इसका असर अब होना शुरू हो चुका है। जी। डॉक्टर साहब, कोविड निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। निमोनिया तो कोविड का पहला ही रूप है। जी। कोविड पॉजिटिव है तो सबसे पहले निमोनिया ही होगा। लंग्स पे ही सबसे पहले इसका असर लंग्स पे ही हो रहा है, कफ आना, और फिर उसकी जांच कराते हैं, उसके बाद पता चलता है कि निमोनिया का स्तर कितना है। जी। इसीलिए इसमें हायर एंटीबायोटिक्स का भी रोल है। SpO2 जो कि ऑक्सीजन लेवल जिसको बोला जाता है, वो जिसका ज़्यादा निमोनिया है या ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्वमेंट है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। जी। तो ये चीज़ें हैं, निमोनिया तो बेसिक ही है इसका। जी। ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है जो खतरनाक साबित हो जा रहा है? ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 94 के ऊपर है तो उतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है। लोग पैनिक हो जा रहे हैं जी, विदाउट ऑक्सीजन या कंसंट्रेटर के यूज़ के बिना। अगर 90 to 94 है तो भी आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। जी। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक उसमें भी नहीं होना है। आप नेबुलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो सबके पास अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन नेबुलाइजेशन से भी आपका मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, SpO2 इंक्रीज़ कर सकता है। और उसके बाद प्रॉनिंग करके आजकल सबको पता है कैसे करना है। जी। ये आजकल मीडिया में भी इसका मतलब प्रमोशन चल रहा है। तो प्रॉनिंग करने के बाद भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। सर, किस तरह से करना है प्रॉनिंग, हमारे दर्शकों को? प्रॉनिंग आपको उल्टा लेटना है जी। इसमें ग्रेविटी का रोल होता है, हम ग्रेविटी को रिवर्स करते हैं। तो उल्टा लेटना है जी। उल्टा लेटना है कुछ देर तक, फिर उसके बाद लेफ्ट लेटरल, फिर राइट लेटरल। इसका पीरियड है आधे आधे घंटे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे जितना दे। और कंफर्टेबल पोजीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी वेट आदमी है तो वो लेटेगा तो उसको और दिक्कत होगी। अच्छा। तो वो पोजीशन अच्छे से मेंटेन करना है। पीलो का यूज़ करना है सर के नीचे, बेली के नीचे, पैर के नीचे। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करना है। 60 डिग्री पे भी आप स्लांटेड में भी बैठ सकते हैं, ऐसे करके पैर सीधे करके। जी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा प्रॉनिंग में है प्रोसीजर। और प्रॉनिंग करने से क्या ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होने लगता है? बहुत लोगों में इंक्रीज अच्छा होने होता है, लगता है। अब कोई क्रिटिकल है जी। तो वो काम नहीं करेगा। जी। लेकिन अगर आप घर पे, क्योंकि हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण लोग इतना पैनिक हो चुके हैं जी। कि जिनको ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल की वो भी हॉस्पिटल पहले पहुंच जा रहे हैं। जी। तो उसको ना करते हुए जितना हो सके घर पे, और सबसे पहली बात, कोई भी उपचार खुद से ना करें। जी। उस सबसे पहले आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हो, चेस्ट फिजिशियन, उनसे तुरंत संपर्क करना है आपको। जी। अगर कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे हैं जिस व्यक्ति में, लेकिन अगर रिपोर्ट आ रही है तो पॉजिटिव केसेस आ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग कैसे जाने कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? ये स्थिति देखिए तब उत्पन्न होती है
जब आप किसी से संपर्क में आए हो जी, या आप ज़्यादा मार्केट जाते हो या आपका काम ऐसा है कि जहाँ भीड़ भाड़ है, तो आप लोग को ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव आते कोई सिम्टम्स नहीं, तो भी आपको पूरा प्रिकॉशन रखना है, और अगर थोड़ा भी सिम्टम दिखता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जी। कुछ लोग होते हैं जैसे कि किसी के घर में कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, तो उनको साथ में उनकी सेवा कर रहे हैं, हेल्दी लोग कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको लक्षण नहीं आ रहे, लेकिन 7 दिन बाद या 8 दिन बाद अचानक उनको दिक्कत होना चालू हो रही है, और अचानक से जो दिक्कत आ रही है बहुत सीरियस वाली हो जा रही है। तो ये चीज़ों को बचाने के लिए आपको भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए। जी, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन ना खाएं। हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी मेडिसिन ना खाएं, क्योंकि हर मेडिसिन सबको सूट नहीं करती है। जी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं मेडिसिन के नाम, तो लोग उसको ही देख के फॉलो कर ले रहे हैं कि हम पहले से ही खा लें तो शायद कोविड हमको ना हो। तो ये बहुत गलत है सर। ये बहुत ही गलत है। एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ज़्यादा एंटीबायोटिक सेवन करने से क्या होता है कि रेजिस्ट हो जाती है हमारी बॉडी, फिर जब आपको ज़रूरत होगी एक्चुअली में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। कुछ लोग 15-15 दिन 20-20 दिन एजिथ्रोमाइसिन वगैरह खा रहे हैं, तो ये गलत है। बिना डॉक्टर की सलाह के आप एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, वो आपकी जो बॉडी है उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। कोई दवा फ़ायदा तो पहुंचाती नहीं है। मल्टीविटामिन, विटामिन सी, भाप लेना, गार्गल करना, ये सब आप कर सकते हैं जी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप एंटीबायोटिक चालू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह दें। अगर वो बोलता है कि चालू करिए तो ही शुरुआत करिए, नहीं तो नहीं करिए। जी, डॉक्टर साहब, अभी सब लोग सिटी स्कैन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं कि हम सिटी स्कैन करा लेते हैं तो हम शायद इससे बच जाए, हमें बीमारी का पता चल जाए। तो कितना सहायक है या कितना ये नुकसान पहुंचा रहा है शरीर को? सिटी स्कैन सहायक उनके लिए है जिनका SpO2 लेवल या जिनके अंदर सीवियरिटी ज़्यादा है जी, जिनका SpO2 लेवल कम होते जा रहा है और उनको दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, तो उनके लिए सिटी स्कैन कि वो उससे पता चले कि फेफड़े की स्थिति क्या है, कि मतलब डैमेज है कि नहीं है। माइल्ड सिम्टम वालों को और एकदम लाइट सिम्टम वालों को कोई ज़रूरत नहीं सिटी स्कैन की जी, क्योंकि अगर पॉजिटिव हैं तो आपको आएगा ही, स्कोर आएगा 2, 3, 4 जी, तो वो कराने के लिए आप जाएंगे। रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, 1 सिटी स्कैन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 300 टाइम्स ऑफ एक्सरे। अरे, तो उससे आपको हेल्दी पर्सन को नुकसान भी पहुंच सकता है। जी जी, और ऐसा शायद अभी ICMR वालों ने भी बोला है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ना करें, और सिटी स्कैन करने वालों को भी मेरी सलाह है बिना प्रिस्क्रिप्शन लिखे हुए से ना कराएं। जी सर, सिटी स्कोर के बारे में भी अपने चर्चा की, तो कितना सिटी स्कोर हो तो खतरा नहीं है और कितना सिटी स्कोर हो तो ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? खतरा देखिए सिटी स्कोर से अंदाजे नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो एज फैक्टर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज़, ये सब चीज़ों को देखने के बाद आकलन करना पड़ता है कि खतरा है कि नहीं। सिटी स्कैन अगर 8 के नीचे है तो माइल्ड है, उतना दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो उन लोग को दिक्कत हो सकती है जी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सन टू मतलब जो व्यक्ति है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि किसको कितना कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट हम पेशेंट के हिसाब से करते हैं। अभी क्या चल रहा है कि एक लिस्ट आया है, लोग बोल रहे हैं ये खा लो जी, तो हर पेशेंट का वेट अलग है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई लैक्टेटिंग वूमेन है, कोई बच्चा है, कोई कुछ है, तो ये गलत जा रहा है ना, सब लोग खा रहे हैं। तो कुछ चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कुछ मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग वूमेन में, तो वो चीज़ों का बिना आप डॉक्टर की सलाह के ना सेवन करें जी। डॉक्टर साहब, ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है इस बार, तो इसके क्या लक्षण है, किस तरह से सावधानी बरतें इसके लिए? इसके लिए देखिए आप खुद से सावधानी, अगर पॉजिटिव आए हैं तो कुछ टेस्ट हैं जी, डी डाइमर, IL-6, एस्फेरेटिन, ये सारे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्लॉटिंग का लेवल क्या है जी। अगर क्लॉटिंग हो रही है तो आपको तुरंत
जो क्लॉटिंग से बचाव के लिए जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, मेडिसिन जो सजेस्ट करेंगे, वो आपको लेना पड़ सकता है। जी। क्या होता है कि बहुत लोग सही हो जा रहे हैं, उसके बाद भी क्लॉटिंग हो रही है, ये देखा गया है। कई जो नेगेटिव होके घर आ जा रहे हैं, फिर बाद में उनको परेशानी बढ़ जा रही है। तो अगर ऐसा कोई भी परेशानी हो तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट से तुरंत संपर्क करें। अगर कुछ भी दिक्कत है, इसको इग्नोर ना करें। और इसके लिए भी खुद से मेडिसिन ना लें। हाँ, कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। जी। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और की क्या भूमिका है इसमें? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 91 to 92 तक SpO2 है, तो उसको मेंटेन करके रखेगा जी। लेकिन किसी का ज़्यादा डाउन जा रहा है, मतलब 80 के नीचे है, तो उसको इतना सहायक नहीं होगा। जब तक उसका ऑक्सीजन लेवल 90 एबव नहीं आ जाता, तब तक कंसंट्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। कंसंट्रेटर उनके लिए है जो 90, 88 इधर मेंटेन कर रहे हैं 2-3 दिनों से, तो उनको ऑक्सीजन ना देके कंसंट्रेटर पे शिफ्ट किया जा सकता है। जी। तो उससे बहुत ज़्यादा इसके भरोसे भी ना रहें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ऑक्सीजन तुरंत अवेलेबल कराएं पेशेंट को। कंसंट्रेटर डिसाइड करना भी डॉक्टर का है। जी। अगर कुछ लोग पैनिक होके खुद घर पे लगा के उसका इलाज चालू कर दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कंसंट्रेटर्स आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करेगा आपको, थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। आपको सपोर्ट पूरा करेगा वो मेंटेन करने में। लेकिन अगर ड्रॉप होते जा रहे हैं तो आपको मतलब हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट होम आइसोलेट हैं, केवल मेडिसिन खा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, तो वो दिन में कितनी बार नेबुलाइज्ड करें या भाप लें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर होम आइसोलेशन में है और उनका SpO2 नॉर्मल है जी, तो उनको नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं जी। वो अगर 3 से 4 बार भाप लेते हैं, गार्गल करते हैं, तो भी उनका मेंटेन रहेगा SpO2। बस SpO2 को चेक करते रहें हर 2 घंटे 3 घंटे पे, बहुत ज़्यादा भी चेक नहीं करना है। जी, फोबिया बन गया है आजकल। वो पैनिक क्रिएट कर रहा है जी, कि हमेशा लगा के रखने से ऐसा नहीं होता कि वो बढ़ जाएगा। वो 2 घंटे 3 घंटे पे होम आइसोलेशन वालों को चेक करते रहना है। और नॉर्मल व्यक्ति जो कर रहे हैं हमेशा, उनको भी नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए इस चीज़ को। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। एक दिन में एक आध बार अगर है आपके पास तो आप चेक कर सकते हैं, अन्यथा मतलब बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत यूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिम्टम्स हैं, आप किसी के संपर्क में आए, आपको डर लग रहा है कि हमें हो ना जाए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, मतलब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। हर मशीन की ज़रूरत पे ही यूज़ होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम SpO2 आज तक, अब इससे पहले कौन पल्स ऑक्सीमीटर रखता था, लेकिन अभी ज़रूरत है तो हर घर में है अब, तो एक बार चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जी। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान खान पान कैसा होना चाहिए लोगों का? डाइट तो इम्पोर्टेंट है। कोविड में जो पॉजिटिव भी हैं और जो नहीं भी हैं, पॉजिटिव की सेवा कर रहे हैं या फिर मतलब प्रिकॉशन रखना है। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्दी डाइट लेना है, पूरे में प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन की मात्रा जितना हो सके नेचुरल प्रोटीन लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ पॉजिटिव है जिनको नहीं मिल पा रहा है खाने की वजह से, तो वो प्रोटीन पाउडर वगैरह ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है हर। जी। घरेलू चीज़ों से किस तरह से ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है? प्रोटीन, हाई प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में है जी। ईजिली अवेलेबल है, हर घर में अवेलेबल है, वो सस्ता भी है। उसके बाद अपना पल्सेस, ये प्रोटीन है। नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग का यूज़ कर सकते हैं जी। सिर्फ वाइट पार्ट जो रहता है एग का वो लेना है जी। पनीर भी का सेवन कर सकते हैं। पनीर वगैरह ये सब कर सकते हैं, दूध के आइटम। जी। डॉक्टर साहब, ग्राउंड लेवल पर क्या सुधार की ज़रूरत पड़ रही है इस समय? ग्राउंड लेवल पर ये सुधार करना पड़ेगा हमको कि जिस हिसाब से एक मेडिकल फील्ड में ना बात करके मैं बात करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं बूथ स्तर से जी। नहीं, कुछ पार्टीज़ का ये भी है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा कि आपको बूथ स्तर से या वार्ड स्तर से पहले जितने पेशेंट्स हैं या जो भी लग रहे हैं, संदिग्ध हैं या कुछ भी हैं, उनको
अलग करना। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो तो बहुत सराहनीय कार्य कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, बस हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि ज़रा सी भी ढिलाई न बरतें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मेडिसिन भी अगर खा रहे हैं तो उसको भी खाएं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तो हम इस बीमारी से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। और डॉक्टर अविनाश, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीन पे भी कुछ बोलना चाहूँगा जी। वैक्सीन का मतलब अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं, इसलिए वैक्सीन से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए, लेकिन वैक्सीनेशन कराने के बाद भी ऐसा मत सोचिए कि आप प्रूफ हो गए हैं। वैक्सीन सिर्फ एक अम्ब्रेला है जो आपको बारिश में पूरा भीगने से तो नहीं बचाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बचाएगा। तो उस हिसाब से आप, जैसे मैम ने बोला, मास्क वगैरह ये सब प्रॉपर करते रहिए, बस यही बोलना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।